Welcome and good morning, dear student. I am Fulkawar, Assistant Professor, Department of Defense Studies, FGM गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हो, परमाणु ऊर्जा आज के समय की सबसे घातक और मानव के विध्वंस की ऊर्जा मानी जाती है। ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा विध्वंसकारी है कि इसके कारण पूरी दुनिया का जो भविष्य है वो आज के समय खतरे में है। लेकिन जैसा कि हमेशा से होता आया है, एक चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। निश्चित रूप से परमाणु जो ऊर्जा है, अगर उसका इस्तेमाल हम परमाणु बमों में करते हैं, न्यूक्लियर मिसाइलों में करते हैं, तो ये जो ऊर्जा है ये मानव अस्तित्व को मिटाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करते हैं, मानव समाज की भलाई के लिए करते हैं, तो ये ऊर्जा जो है वो मानव के विकास स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी बहुत सही है। तो आज के टॉपिक में हम भारत की जो परमाणु नीति है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत ने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा के संबंध में जो संस्था स्थापित की थी उसका नाम था एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के नेतृत्व में की गई थी। भारत विश्व के उन प्रमुख देशों में शामिल रहा है जिसने पहले परमाणु बम का विस्फोट कर लिया था। 18 मई 1974 को भारत ने अपने परमाणु बम का विस्फोट था वो कर दिया था। हालांकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इससे पहले भी परमाणु बम का विस्फोट कर सकते थे। हमारे पास 1965 तक ये कैपेबिलिटी आ चुकी थी कि हम विस्फोट कर सकते थे, और हमारे वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में हमारी सरकार को सूचित भी कर दिया था कि अगर भारत सरकार को लगता है कि उसकी जो सुरक्षा है वो खतरे में है तो भारत की सुरक्षा के लिए हम परमाणु बम जो है वो बना सकते हैं। उस वक्त हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद थी, लेकिन समहाउ बहुत सारे ऐसे रीजन थे, बाहरी भी थे और आंतरिक भी थे, कि हम उस समय परमाणु बम का विस्फोट थे वो नहीं कर पाए। लेकिन हमने 18 मई 1974 को इन सारे ही जो समस्याएं थी, जो आंतरिक बाह्य दबाव थे, इन सब को दरकिनार करके अपना परमाणु बम का जो विस्फोट था वो 18 मई 1974 को कर दिया था। अब उसके बाद भारत सरकार ने इसके संबंध में एक पॉलिसी भी बनाई थी जिसको न्यूक्लियर पॉलिसी कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी, इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक थे, मेन पॉइंट थे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे आता है कि इंडिया विल मेंटेन ए मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी। भारत एक न्यूनतम नाभिकीय निवारक क्षमता को बनाकर रखेगा। मतलब ये है कि भारत के पास इतनी न्यूक्लियर पावर, इतनी परमाणु शक्ति जरूर रहेगी कि वो दुनिया के किसी भी देश के साथ युद्ध होने की स्थिति में उसको हरा सके। यानी कि हम अपने पास इतनी शक्ति जरूर रखेंगे कि दुनिया का चाहे कोई भी देश भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आता है, हम उसको आसानी से हरा सकें। यानी कि अगर हम हमारे ऊपर पहले हमला कर भी देता है तो हमारे पास वो क्षमता मौजूद रहेगी कि हम उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। दूसरे नंबर पे था इंडिया विल नॉट जॉइन द न्यूक्लियर आर्म्स रेस। भारत किसी भी हाल में परमाणु हथियारों की जो होड़ है उसमें शामिल नहीं होगा। जैसा कि दूसरी दुनिया के जो देश थे वो लोग परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल थे। अमेरिका, रूस, चीन, इन तीनों ही देशों में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ लगी हुई थी। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों में ब्रिटेन और फ्रांस भी थे। ये 5 शक्तियाँ ऐसी थी जो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए परमाणु जो विस्फोट थे वो करती रहती थी। अमेरिका और रूस इस मामले में सबसे आगे थे। तो भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि हम किसी भी प्रकार की परमाणु हथियारों के होड़ में शामिल नहीं हैं।
यानी कि हमारा पड़ोसी देश चाइना या पाकिस्तान अगर लगातार हथियारों का उत्पादन कर रहा है तो भारत उनके साथ इस रेस में शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें यह बात ज़रूर है कि हमारे पास इतनी क्षमता ज़रूर मौजूद रहेगी कि अगर किसी समय ये दोनों ही देश हमारे ऊपर अगर हमला करते हैं तो हम इन दोनों देशों को ख़त्म कर सकें एक साथ। भारत इतनी क्षमता को बनाकर जरूर रखेगा। तीसरे नंबर पे आता है इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट। भारत किसी भी हाल में अपने परमाणु हथियार हैं उनका पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ये जो हमारी पॉलिसी है इसमें धीरे धीरे करके भारत सरकार चेंज कर रही है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अब हमारी पॉलिसी साफ है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर परमाणु हमला करने की कोशिश में है तो भारत सरकार ये नहीं देखेगी कि वो पहले हमला करे उसके बाद हम उसके ऊपर हमला करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा को परमाणु दुश्मन देश के परमाणु हथियारों से सीधा खतरा है तो हम पहले भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने अपनी ये पॉलिसी थी कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने उसमें आधारभूत चेंज कर दिए हैं, उसमें परिवर्तन कर दिया है जो कि बदलती हुई परिस्थिति में ज़रूरी भी था। नंबर 4, इंडिया विल नॉट यूज इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स विल डोमिनेट सिविल राइट्स। भारत के जो परमाणु हथियार हैं वो देश की जो नागरिक सरकार है उसके अंतर्गत रहेंगे। यानी कि भारत ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा था कि हमारे जो परमाणु हथियार हैं वो हर हाल में जो नागरिक सरकार देश में मौजूद है उसके अंतर्गत रहेंगे। यानी कि हम अपने परमाणु हथियार जो हैं वो सैन्य संस्थाएं हैं उनको नहीं देने वाले। हमारे हथियार नागरिक प्रशासन के अंतर्गत ही रहेंगे। उसके ऊपर जो भी निर्णय करेगा वो हमारा प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या जो भी उस टाइम का निर्णय लेने के काबिल है वो व्यक्ति इसके इस्तेमाल की अनुमति देगा। किसी भी हाल में सेना के जो अधिकारी हैं वो इसको यूज करने की अनुमति नहीं दे सकते, वो सिर्फ आदेशों का पालन करेंगे जो नागरिक सरकार उनको देगी। इंडिया विल नॉट डिसएमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। भारत सरकार किसी भी हाल में परमाणु हथियार और उसकी जो सामग्री है वो किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं करने वाला। भारत ने ये घोषणा कर दी थी कि हम नाभिकीय अप्रसार के जो मापदंड हैं जो यूएनओ ने बना रखे हैं, जो और दूसरी यूएनओ द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं और दूसरी संस्थाओं ने बना रखे हैं, भारत उन मापदंडों का पूरी तरह से पालन करेगा। हम किसी भी हाल में हमारी जो परमाणु टेक्नोलॉजी है, हमारा जो परमाणु मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं करेंगे। भारत सरकार ने साफ कर दिया था। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा था कि भारत ऐसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि युद्ध की स्थिति में हो सकता है कि कोई देश ऐसा है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, इसमें कोई भी देश हो सकता है, हमारे पड़ोसी देश हो सकते हैं, नेपाल हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, बर्मा हो सकता है, अफ़गानिस्तान हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के और जो देश जिनके पास फ़िलहाल परमाणु हथियार नहीं है, अगर भारत और उनका आपस में युद्ध होता है तो भारत सरकार उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर ये देश, चलो उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ अगर वे देश भारत के ऊपर, भारतीय सेनाओं के ऊपर अगर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करते हैं, उस सूरत में भारत सरकार उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर यह बात समझने वाली है। इसके बाद 13 मई 1998 के बाद भारत ने परमाणु परीक्षणों पर स्थगन का प्रस्ताव दिया है। यानी कि भारत आगे और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यानी कि 13 मई 1998 के बाद भारत ने
स्वयं ही आगे बढ़कर पूरी दुनिया को ये सूचित कर दिया था कि हमने जो भी परमाणु बमों के परीक्षण करने थे वो हमने कर लिए। अब आगे से भारत जो है कोई अन्य परमाणु बम का परीक्षण है वो नहीं कर रहा है। हम स्वयं ही परमाणु बमों के परीक्षण को स्थगित कर रहे हैं। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन हम आंतरिक रूप से हमें लगता है कि हमें और परीक्षण नहीं करने चाहिए, इसलिए भारत आगे से और परीक्षण नहीं करेगा। ये हमने पूरी दुनिया को बता दिया था। इसके अलावा भारत ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया, जो कि भारत की सामरिक प्रतिरक्षा का लगातार अध्ययन करती रहेगी और ये देखेगी कि भारत सरकार को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उसमें चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल फॉर न्यूक्लियर अटैक, यानी कि वो संस्था जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देगी, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल। इसमें पहले नंबर पे आता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश की जो मंत्रिमंडल है उनमें बहुत प्रकार के समितियां हैं वो गठित होती रहती हैं। तो परमाणु हथियारों के जो इस्तेमाल है उसके लिए भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक समिति का गठन कर रखा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इसमें भारत के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, भारत के वित्त मंत्री भी शामिल हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल हैं और एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो भी इसमें शामिल हैं। ये कमेटी लगातार भारत की सुरक्षा परिस्थितियों को देखती रहती है, उनका अध्ययन करती है और देखती है कि अगर भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है तो न्यूक्लियर अटैक जो है उसकी परमिशन दी जाए। उसके ऊपर विचार विमर्श ये कमेटी करती रहती है। नंबर 2 पे आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी। इनका जो रोल है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट कमेटी के बाद दूसरे नंबर पर यही आते हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री जी के संपर्क में रहते हैं और भारत का जो सामरिक परिवेश है उसकी जो सुरक्षा परिस्थितियां हैं उनका लगातार अध्ययन करते रहते हैं। ये देखते रहते हैं कि किस देश से भारत को खतरा है वो बढ़ रहा है, किस देश से भारत को खतरा है वो कम हो रहा है। हमारा पड़ोस है, इसके अलावा और अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, उसमें ये लगातार इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमें किस देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और ये लगातार इस बारे में प्रधानमंत्री जी को सूचित करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एनएसए जी की जो मीटिंग है वो लगातार चलती रहती है और ये लगातार भारत के सामरिक परिवेश से प्रधानमंत्री जी को बताते रहते हैं, उससे अवगत कराते रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है चेयरमैन ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी, जिसको बोला जाता है सीडीएस, यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख। आज के समय जनरल विपिन रावत जी हैं, वो हमारे सीडीएस माने जाते हैं, यानी हैं वे। सीडीएस का जो रोल है, ये जो पद है भारत सरकार ने अभी अभी स्थापित किया है। सीडीएस जो है वो तीनों सेनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। एनएसए के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ सीडीएस जो है लगातार संपर्क में रहते हैं। वे ये देखते रहते हैं कि भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार की हैं। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो दूसरे देश हैं उनकी रक्षा तैयारियां किस प्रकार चल रही हैं, हमारी सेनाओं को ज़रूरत क्या है, हमें किस प्रकार के हथियारों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीडीएस जी देखते रहते हैं। इनका रोल भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो हम तीनों प्रकार की सेनाओं से अलग अलग प्रकार से उनको सूचित करें कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम एक ही व्यक्ति को सूचित कर देते हैं, उसके बाद वे जो हैं आगे जो मैसेज है वो डिलीवर कर देते हैं। तो ये हमारी वो काउंसिल है जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है। एफर्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मेंट यानी कि ऐसी संधियां जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकती हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है एनपीटी, नॉन
प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी 1968। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको आप 1968 कर लेना बेटा। ये 1986 नहीं है, ये 1968 है। भारत ने 1968 में हुई परमाणु अप्रसार संधि, जिसको एनपीटी बोला जाता है, पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था। भारत सरकार ने मना कर दिया था कि हम इस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले। भारत ने क्यों मना कर दिया था? क्योंकि भारत का कहना था कि यह संधि बहुत ज़्यादा भेदभाव करने वाली है। इस संधि में उन्हीं देशों के हितों की रक्षा का प्रावधान था जिन्होंने एक नियत समय में परमाणु विस्फोट किया था, यानी यूएनओ की 5 स्थायी जो शक्तियां हैं उनको ही अधिकार दिया गया था कि वे आगे भी परमाणु बमों का विस्फोट कर सकती हैं। लेकिन जो नए उभरते हुए देश थे, जैसे भारत है, इजराइल था, जापान है, जर्मनी है, इस प्रकार के देशों को ये संधि जो थी वो परमाणु बमों रखने, परमाणु ऊर्जा का संचय करने, उसका इस्तेमाल करने या दूसरे प्रकार के जो और हैं उसको मना करती थी, उसको इस्तेमाल करने से मना करती थी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये संधि जो थी, जिन देशों के पास परमाणु टेक्नोलॉजी मौजूद थी उनके हितों को तो सुरक्षित कर रही थी, लेकिन जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी या जो देश लेने का प्रयास कर रहे थे, ये उनको लेने से रोकती थी, परमाणु टेक्नोलॉजी लेने से रोकती थी। तो इसलिए भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था। साथ ही भारत का ये भी कहना था कि अगर मान लो हम एनपीटी पे हस्ताक्षर कर भी देते हैं तो हमारी सुरक्षा को चाइना से, चीन से सीधा खतरा था, और ये संधि भारत के जो हित हैं, भारत की जो सुरक्षा है, उनको चाइना से बचाने का कोई भी प्रावधान नहीं कर रही थी। इसके अलावा इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत अपनी विकसित परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण विकास के लिए भी नहीं कर सकता था, जो कि भारत को मंजूर नहीं था। यानी कि भारत अगर एनपीटी पे हस्ताक्षर कर देता तो जो हम परमाणु ऊर्जा का जो विकास अपने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कर रहे थे, हम फिर उसको भी नहीं कर सकते थे। ये संधि उसको भी डिनाई कर रही थी। इसलिए भारत ने इस संधि को धत्ता बताते हुए 18 मई 1974 को परमाणु बम के विस्फोट थे वो किए। उसके बाद आती है सीटीबीटी। सीटीबीटी की फुल फॉर्म है द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, इसको जो ईजाद किया गया था, बनाया गया था 1996 में, इसको बनाया गया था। जून 1996 को भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर भी हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। एनपीटी पे हमने पहले ही मना कर दिया था कि हम इस पे साइन नहीं करने वाले। इसके अलावा हमने सीटीबीटी पर 1996 में जो संधि नई बनी थी उस पर भी साइन करने से साफ मना कर दिया कि भारत इसके ऊपर साइन नहीं करने वाला। भारत ने कहा कि वर्तमान स्वरूप में भी यह संधि भेदभाव और खामियों से भरी हुई है। यानी कि एनपीटी में जो खामियां थी, जस की तस वो खामियां सीटीबीटी में भी थी। अतः भारत ने अपनी परमाणु चुनौतियों को आगे रखा और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। भारत ने इस संधि के विषय में बताया कि इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि दुनिया भर के परमाणु हथियारों को एक निश्चित समय सीमा में नष्ट किया जा सके। यानी कि भारत यह चाहता था कि सीटीबीटी अगर ला ही रहे थे तो इसमें ऐसी व्यवस्था भी कर देनी चाहिए थी कि जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं वो इन परमाणु हथियारों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर ख़त्म कर सके। यानी कि एनपीटी में तो ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन चलो एनपीटी के बाद आप सीटीबीटी लेके आ रहे हो तो कम से कम उसमें ऐसे प्रावधान तो रखते कि परमाणु हथियारों को जड़ से ही ख़त्म किया जा सके, जो मानव अस्तित्व के लिए लगातार खतरा बने हुए थे। इसका उद्देश्य केवल परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना नहीं होना चाहिए था। भारत ने इस संधि के विषय में अपने प्रस्ताव को 26 जनवरी 1996 को पेश किया। भारत ने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक अन्य राष्ट्र अपने परमाणु हथियारों को नष्ट नहीं करते तब तक भारत का परमाणु विकल्प है वो खुला रहेगा। यानी कि भारत ने यूएनओ में ये साफ कह दिया था कि जब तक दूसरे जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, जब तक वो परमाणु हथियारों को ख़त्म नहीं करते तब तक भारत भी अपने जो परमाणु हथियार हैं, परमाणु जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसको बंद नहीं करने वाला। यानी भारत अपने परमाणु बम का जो विकल्प है उसको खुला रखेगा। जेनेवा में 61 देशों के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि
अरुंधति घोष ने कहा कि भारत न अभी और न बाद में इस पर हस्ताक्षर करने वाला है। यानी कि भारत ने 100 बात की एक बात कह दी थी कि भारत ना तो अभी इस पे साइन कर रहा है और ना भविष्य में करने वाला है, जब तक इसमें ये खामियां जो भारत ने ऊपर बताई हैं ये इसमें शामिल रहेंगी। इस विषय पर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक प्रस्ताव रखा, पर अस्पष्ट उद्देश्यों के कारण भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। यानी CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक अलग से प्रस्ताव रखा कि यह देश अगर इसको मान ले तो CTBT पर हस्ताक्षर आराम से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उसके जो उद्देश्य थे वो स्पष्ट थे। यानी कि सीधी बात यही थी कि वो जो प्रस्ताव लेके आया था वो उन्हीं देशों के लिए लेके आया था जिन्होंने पहले परमाणु बम के परीक्षण कर लिए थे। तो यहाँ पर भी भारत ने उसका विरोध किया। इस सम्मेलन में अनेक देशों ने भारत के रुख को सही माना। इसका कारण यह था कि ये सभी राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न नहीं थे और इन्हें भी अपनी सुरक्षा की चिंता थी। यानी कि वे जो राष्ट्र जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं थी वे भी भारत के प्रस्ताव को सही मान रहे थे। उन्होंने भारत के इस प्रस्ताव को दिल खोलकर समर्थन किया था। इंडिया हैज़ नॉट येट साइन बोथ दीज ट्रीटी। भारत ने अभी तक इन संधियों पर साइन नहीं किए हैं और 100% भारत आगे भी इन पर साइन नहीं करने वाला जब तक इसमें ये चीज़ें रहेंगी। न्यूक्लियर टेस्ट, इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। भारत के परमाणु परीक्षण। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण जिले में किया था। प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण किया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइली बुद्धा। यहाँ पर यह बात बताना जरूरी है कि भारत ने जब यह परीक्षण किया था तो उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सामने आकर यह भी कहा था कि भारत ने जो परमाणु बम का परीक्षण किया है वो सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही हमने किया है। यानी कि हमारा जो उद्देश्य है वो परमाणु बम बनाने का नहीं है, हम सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही अपने न्यूक्लियर टेस्ट का जो परीक्षण है वो कर रहे हैं। और ये परीक्षण करने के बाद दुनिया के बहुत से ऐसे देश थे जो भारत विरोधी थे, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। तो यहाँ पर भारत सरकार ने उन देशों की जो कड़ी निंदा थी उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया था। यानी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि जो वे कहते हैं करते रहें। भारत के लिए उस वक्त ये परमाणु परीक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि NPT के रूप में एक संधि विश्व में आ चुकी थी और भारत को ये लगता था कि दूसरी संधि भी ये देश जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं, जो कि 1996 में CTBT के नाम से आई थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है 1965 में भी भारत परमाणु बम का परीक्षण कर सकता था, लेकिन उस वक्त देश जो है वो आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं था। इसके अलावा सुरक्षात्मक दृष्टि से भी भारत की जो सुरक्षा थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। लेकिन 1974 तक भारत जो है एक तरह से स्टेबल हो चुका था, आर्थिक रूप से भी उन्नति कर रहा था और 1971 की लड़ाई के बाद हमने बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान को तोड़कर हमारी जो सुरक्षा चुनौतियाँ थी उनको कम कर दिया था। तो ये जो समय था ये परमाणु बम के परीक्षण के लिए उपयुक्त था और इंदिरा गांधी जी ने इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाया था। उसके बाद है इंडिया डिड द सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 11 एंड 13 मई 1998 इन पोखरण राजस्थान। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ही ऑपरेशन शक्ति द्वारा भारत ने अपना जो दूसरे परमाणु बम था उसका परीक्षण किया। पहले बम के संबंध में मैं आपको बता चुका हूं कि भारत ने यह कह दिया था कि हमारा जो उद्देश्य है वो शांतिपूर्ण है। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अब की बार जो हमने परमाणु बम का परीक्षण किया उसमें हमने पूरी दुनिया को ये साफ कह दिया था कि अब की बार जो हम जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं उसका उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना है। क्योंकि हमारी जो सुरक्षा थी वो चाइना और पाकिस्तान के कारण लगातार खतरे में आ रही थी। ये दोनों ही देश हमारी जो सुरक्षा परिस्थितियाँ थी उनको लगातार चुनौती दे रहे थे। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और ये आतंकवादी जो थे वो कश्मीर से निकलकर बाकी देश में फैल रहे थे। इसके अलावा चाइना की बात करें तो वो कभी वो लद्दाख में हमला कर रहा था, कभी सिक्किम की तरफ से हमला कर रहा था, कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से हमला कर रहा था। तो यहाँ पर और हर रोज़ ये देश भारत को लगातार परमाणु बम से हमले की धमकी दे रहे थे। पाकिस्तान तो लगातार ही इस बात को उठा रहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की तो वो उसका जवाब जो है वो अप्रत्याशित हथियारों से देगा। मतलब उसने पूरी दुनिया को तब तक ये बताया नहीं था कि उसके पास परमाणु हथियार हैं,
लेकिन 1980 के दशक में ही उसके पास परमाणु हथियार आ चुके थे और भारत को इस बात का पता था। इसके अलावा चाइना 1964 में ही परमाणु बम बना चुका था। तो ये दोनों ही देश जो थे हमारी सुरक्षा को लगातार खतरा पैदा कर रहे थे। तो यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बोल्ड डिसीजन के तहत परमाणु बम के परीक्षण थे वो किए थे 11 और 13 मई को। और इन परमाणु बमों के परीक्षण का जो नेतृत्व संभाला था वो हमारे पूज्य श्री अब्दुल कलाम जी ने किया था। यानी उनके नेतृत्व में ही भारत ने अपने परमाणु बम थे उनका परीक्षण किया था। अमेरिका और इंडिया अमेरिका नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर डील 2006, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता 2006। भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध रहे हैं हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, और वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका का दुनिया में केवल एक ही दोस्त है, वो खुद अमेरिका है। यानी दुनिया का सबसे स्वार्थी देश अमेरिका है। तो अमेरिका ने जब भारत को सिविल न्यूक्लियर डील देने की कोशिश की तो भारत सरकार ने उस डील को हाथों हाथ ले लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है हमेशा से उतार चढ़ाव से भरपूर रहे हैं। 2002 तक भारत को ये लगता था कि अमेरिका उसका दोस्त कम है और दुश्मन ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अमेरिका भारत की कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। खासकर आतंकवाद और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर तो यह बिल्कुल मौन था। यानी कि पाकिस्तान खुलकर भारत में आतंकवाद फैला रहा था और परमाणु बमों के परीक्षण कर रहा था, लेकिन अमेरिका कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा था। पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु हथियारों से हमले की धमकी भी दे रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। पर 11 सितंबर 2000 के बाद जब अमेरिका के ऊपर आतंकी हमला हुआ तो अमेरिका की नींद थी वो टूट गई। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने जब जांच की तो ये पता चला कि ये जो आतंकवादी थे ये ना सिर्फ भारत को बल्कि इजराइल, चाइना, अफ़गानिस्तान और जो दुनिया भर के जो देश थे उन सब में आतंकवादी कार्रवाई कर रहे थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो जड़ थी वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। 11 सितंबर के बाद अमेरिका इसको इस बात का पता चल गया। हालांकि पता उसको पहले भी था, लेकिन तब तक ये आतंकवादी अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तो अमेरिका इनको इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने खुलेआम आकर अमेरिका के ऊपर हमला किया तो अमेरिका की नींद थी वो इसे टूट गई। इसके बाद भारत अमेरिकी संबंधों में तेज़ी से सुधार आया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं बच्चों कि भारत अमेरिका के बीच में जो सुधार आया वो इसलिए नहीं आया था कि अलकायदा ने अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला किया था 11 सितंबर 2001 को। आतंकवाद के मुद्दे पर नहीं आया ये जो मेन जो मुद्दा था वो ये था कि चाइना जो था वो लगातार तरक्की कर रहा था, और चाहे सैनिक मसले हों चाहे आर्थिक मसले हों, रूस के बाद चाइना जो था वो लगातार अमेरिका को सभी स्तर पर लगातार चुनौती दे रहा था। और अमेरिका के रणनीतिकारों को ये मानना था कि अगर उसको कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। यानी कि वो 20-25 साल आगे की सोच कर चल रहे थे। तो जब उनको लगा कि भारत चाइना को चुनौती दे सकता है, उसको काउंटर कर सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान से हाथ उठाकर भारत के ऊपर रख दिया। यानी कि अब वो भारत के पक्ष में नजर आने लगे। इसके बाद भारत अमेरिकी संबंधों में तेजी से सुधार आया। सन 2003 के मध्य अमेरिका ने भारत को असैन्य परमाणु तकनीक देने का प्रस्ताव दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। 2004 में भाजपा सरकार के बाद कांग्रेस गठबंधन सरकार ने इस पर कार्य किया। यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको स्वीकार किया था। उन्होंने आरंभिक बातचीत थी वो शुरू की भारत अमेरिकी नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर डील के संबंध में। 2004 में जब बीजेपी की सरकार चली गई तो श्री मनमोहन सिंह जी अगले प्रधानमंत्री बने कांग्रेस गठबंधन के, और उन्होंने इसके बाद का जो कार्य था वो किया। 18 जुलाई 2005 को वाशिंगटन में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बीच में असैन्य परमाणु ऊर्जा के विकास व प्रयोग पर सहमति बनी। यानी कि 18 जुलाई 2005 को दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में मिल बैठकर ये
पक्का कर लिया कि ये न्यूक्लियर डील है वो किस प्रकार की होगी। इसके बाद 2 मार्च 2006 को नई दिल्ली में दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस समझौते पर साइन कर दिए। यानी कि 2 मार्च 2006 को नई दिल्ली में ये जो डील थी वो साइन होगी। दोनों ही देशों के दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसके ऊपर साइन कर दी। अब आते हैं कि इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस डील। नंबर 1 पे आता है, इंडिया विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री एंड सिविल वर्क्स। यानी कि भारत अपने सैनिक और असैनिक परमाणु रिएक्टरों को अलग अलग करेगा। यहाँ पर सैनिक रिएक्टर का मतलब है जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार हैं वो बन रहे थे, जैसे परमाणु बम। इसके अलावा असैन्य परमाणु रिएक्टरों से संबंध है जहाँ पर परमाणु बिजली घर, जहाँ पर बिजली बनाने का काम था वो चल रहा था। यानी कि एक जगह पे हथियार बन रहे थे, एक जगह पे बिजली घर बने हुए थे। तो जहाँ पे हथियार बन रहे थे वो सैनिक रिएक्टर थे, जहाँ पे बिजली बन रही थी वो असैनिक रिएक्टर थे। तो इसमें पहला बिंदु यही था कि भारत अपने जो सैनिक और असैनिक रिएक्टर हैं उनको अलग अलग करेगा। सेकंड है, इंडिया विल ब्रिंग 14 ऑफ इट्स 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडर द एम्बिट ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बाय 2014। इसमें कहा गया कि भारत वर्ष 2014 तक अपने जो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको 22 में से 14 जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के निरीक्षण में रखेगा। यानी कि इस संधि में ये कहा गया कि भारत में जो 22 रिएक्टर हैं उनमें से 14 जो रिएक्टर हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसके निरीक्षण में रखे जाएंगे। यानी कि ये जो एजेंसी है ये इस बात को जांच पड़ताल करेगी कि कहीं भारत अमेरिका से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले रहा है उसके हथियार तो नहीं बना रहा। जबकि डील में साफ लिखा था कि ये जो डील हो रही है ये नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर डील है। यानी कि अमेरिका भारत को जो परमाणु टेक्नोलॉजी दे रहा है उसका प्रयोग भारत अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करेगा, ना कि हथियार बनाने के लिए। नंबर 3 पे आता है, इंडिया विल मेंटेन इट्स मिनिमम डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी। भारत अपनी जो न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाकर रखेगा। यानी कि इस डील में साफ तौर पे कहा गया था, भारत ने एक साफ कह दिया था कि भारत जो है हर हाल में अपनी जो न्यूनतम निवारक क्षमता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उसको हर हाल में बनाकर रखेगा। निवारक क्षमता के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम इतनी शक्ति अपने पास जरूर बचा के रखेंगे, चाहे हम हथियारों की होड़ में शामिल ना हो, लेकिन हमारे पास इतने हथियार जरूर मौजूद रहेंगे कि अगर दुनिया का कोई भी देश, चाहे इसमें रूस आ जाए, चाहे इसमें अमेरिका आ जाए, चाहे इसमें चाइना आ जाए, चाहे इसमें पाकिस्तान आ जाए, चाहे कोई और देश आ जाए, अगर वो भारत के साथ परमाणु युद्ध में उलझता है तो भारत उसका विनाश है वो कर सके। यानी इतनी अक्षमता भारत जरूर बचा कर रखेगा अपने पास, वो अक्षमता हमेशा बना कर रखेगा। नंबर 4 पे आता है, इंडिया विल फॉलो द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स स्टैंडर्ड्स। यानी कि NSG एक ग्रुप है जो परमाणु टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान करती है, हस्ताक्षर करती है। इस ग्रुप में जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु ईंधन और दूसरा जो मटेरियल है वो ले सकते हैं। भारत फिलहाल इसका सदस्य नहीं है। भारत ने इसमें आने की कोशिश की थी और अमेरिका भी साथ था, लेकिन एंड टाइम पे चाइना जो था उसने इसमें वीटो लगा दिया और भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी भारत ने कहा कि NSG जो ग्रुप है उसके जो स्टैंडर्ड हैं भारत हमेशा उनका पालन करेगा। यानी कि इस ग्रुप ने जो भी स्टैंडर्ड बना रखे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के और उसके मटेरियल के, भारत उनको हमेशा पालन करेगा। इसके अलावा भारत ने साफ कर दिया था कि भारत को परमाणु बम बनाने का अधिकार होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत अपने सैनिक और असैनिक रिएक्टर हैं वो अलग करेगा। तो ऐसे जो सैनिक रिएक्टर हैं उसमें भारत जो है अपने परमाणु बम, परमाणु हथियार वो बना सकता है। इस न्यूक्लियर डील में भारत ने साफ कर दिया था। इसके बाद है, भारत अमेरिका इस समझौते के तहत निर्बाध गति से भारत के असैन्य परमाणु रिएक्टरों को संवर्धित यूरेनियम उपलब्ध कराएगा।
यानी कि इस डील में ये साफ था कि भारत जो है वो अमेरिका द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा और अमेरिका जो है वो भारत को बिना रुकावट के जो परमाणु ईंधन है वो मुहैया करवाएगा। यानी कि उच्चतम क्वालिटी का जो यूरेनियम है वो भारत सरकार को मिलेगा, ताकि हम अपनी परमाणु ऊर्जा की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। इसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी वजह से परमाणु ईंधन की आपूर्ति में बाधा आती है तो भारत इस समझौते से बाहर आ सकता है। यानी कि भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर किसी वजह से अमेरिकी कंपनियां या अमेरिकी सरकार परमाणु ईंधन देने में आनाकानी करती हैं या वो किसी प्रकार की अड़चन डालती हैं तो भारत जो है इस समझौते से बाहर आ सकता है। इस प्रकार इस समझौते ने एक परमाणु शक्ति के रूप में भारत को विश्वव्यापी मान्यता दिलवाई। भारत की जो छवि थी वो पूरी दुनिया में शांति प्रिय देश की थी। हमारे पास न्यूक्लियर शक्ति भी थी, इसके बावजूद भी दुनिया का कोई भी देश जो था बिना वजह भारत से नहीं डर रहा था। अगर उसके मन में खुद ही पाप था तो वो तो देखो उसको डरना पड़ेगा, चाहे इसमें पाकिस्तान आ जाए चाहे चाइना आ जाए, जो हमसे रखते ही शत्रुता है, उनका तो डरना जरूरी भी है। लेकिन दुनिया के जो बाकी देश थे उनको लगता था कि भारत एक शांति प्रिय देश है और उनसे भारत को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यह समझौता होने के बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, इजराइल आदि जो देश थे उन्होंने दिल खोलकर भारत की प्रशंसा की थी और इस समझौते को सराहा था। तो बच्चों आज का ये था हमारा टॉपिक, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए थे। इसमें हमने जाना कि भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील थी वो क्यों हुई थी, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। हमने इसमें जाना कि भारत अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग है वो किस परिस्थिति में कैसे कर सकता है। हमने इसमें यह भी जाना कि भारत के जो परमाणु हथियार हैं उसको चलाने की जो अनुमति है वो कौन सा अधिकारी दे सकता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि भारत सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कितनी तत्पर है। यानी कि दुनिया के देशों ने चाहे उसके ऊपर कितना भी दबाव डाला हो, लेकिन हमारे देश ने ये साफ कर दिया था कि अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसका जवाब जो है परमाणु हथियारों से देने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों आज का था हमारा ये टॉपिक जिसका नाम था भारत की परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।